हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव में जनन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम मानव जनन के इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय के बारे में पढ़ेंगे और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन अंगों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव में जनन पढ़ने से पहले हमें 2-4 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि ह्यूमंस यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी जंतु हैं। एक लिंगी जंतु का मतलब क्या होता है? जब नर और मादा जनन अंग अलग अलग जीव में उपस्थित होते हैं, यानी कि एक जीव में नर जनन अंग प्रेजेंट होंगे और दूसरे जीव में मादा जनन अंग उपस्थित होते हैं, उसे हम बोलते हैं एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल एनिमल्स या यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। दूसरा, ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, अर्थात उनमें लैंगिक जनन होता है। केवल लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन नहीं होता है। तीसरा, इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वेल मार्क्ड होती है, यानी कि लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट होती है। लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट होने का मतलब क्या है कि जब हम किसी यूनिसेक्सुअल एक लिंगी जंतु को, एक लिंगी जीव को बाहर से देख के पहचान सकते हैं कि वो कौन सा उसमें मेल है और कौन सा उसमें फीमेल है, तो इस घटना को हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी कि लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट है। चौथा, कि ह्यूमंस विविपेरस एनिमल्स हैं, अर्थात वो एक बच्चे को जन्म देते हैं, यानी कि ह्यूमंस बच्चों को जन्म देते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बच्चों को जन्म देते हैं वो विविपेरस यानी जरायुज कहलाते हैं। मानव में जनन हम कई छोटी छोटी हेडिंग्स में पढ़ते हैं, जिसका क्रम ये है कि सबसे पहले हमें युग्मक जनन पढ़ना होता है, गैमेटोजेनेसिस पढ़ना होता है। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होती है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? जेनेसिस माने फॉर्मेशन, जेनेसिस माने हो गया फॉर्मेशन और गैमेटो मतलब गैमीट्स, गैमीट्स मतलब युग्मक। तो युग्मकों का निर्माण यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें गैमीट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं, क्या कहलाता है? युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए गैमीट्स क्या होते हैं। गैमीट्स यानी कि युग्मक विशेष स्पेशलाइज्ड हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, अगुणित कोशिकाएं होती हैं जो आगे जाकर फ्यूज होती है, संलयित होती है और संलयन के बाद उनके संलयन के परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित संरचना बनती है जिसका नाम होता है जाइगोट यानी कि युग्मनज। और जाइगोट पहली सेल होती है, सिंगल सेल होती है नए ऑर्गेनिज्म के निर्माण की। उसमें डिवीजन और डिफरेंशिएशन से आगे जाकर एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इसके अलावा एक बात और पता होनी चाहिए कि एनिमल्स में जो स्ट्रक्चर्स गैमीट प्रोड्यूस करती हैं वो गॉनेट्स कहलाती हैं, यानी कि जननद कहलाती हैं। अब क्योंकि ह्यूमंस यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, अर्थात एक लिंगी जंतु है, तो मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे। इसीलिए गैमीट्स भी दो प्रकार के होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को स्पर्मेटोजून्स या स्पर्म बोलते हैं शॉर्ट में, और हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। और फीमेल गैमीट को अंडकोशिका यानी कि एग सेल या ओवम कहते हैं। तो मेल में मेल गैमीट्स बनेंगे और मेल गैमीट्स के बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन, स्पर्म्स का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण। फीमेल में गैमीट्स बनना यानी कि ओवम का बनने को क्या बोलते हैं? oogenesis यानी कि अंडकोशिका का या एग सेल का निर्माण। अब मेल में मेल गैमेट्स और फीमेल में फीमेल गैमेट्स बनने के बाद हमें नेक्स्ट पढ़ना है मादा में कि जो जनन तंत्र है उसके अंदर मेल गैमेट्स का ट्रांसफर। जो मेल होते हैं उनमें जो गैमेट्स होते हैं यानी कि जो स्पर्म्स होते हैं वो एक सॉल्यूशन में सस्पेंडेड रहते हैं, सॉल्यूशन के अंदर रहते हैं, जिसे वीर्य यानी कि सीमन बोलते हैं। तो मादा के जनन तंत्र में वीर्य यानी कि शुक्राणुओं का ट्रांसफर होगा, स्थानांतरण होगा, इसे वीर्य सेचन बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में।
इसके बाद मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद उनके परिणाम स्वरूप, फ्यूजन के परिणाम स्वरूप, दो हैप्लॉइड गैमेट्स के फ्यूजन के परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित संरचना डेवलप होती है, द्विगुणित सेल डेवलप होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, युग्मनज यानी कि जाइगोट। तो जाइगोट कैसा होता है, हमेशा डिप्लॉइड, द्विगुणित, और जाइगोट में ही अब आगे जाकर भ्रूण का बनना होता है और भ्रूण से फिर नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इसके बाद इसमें विदलन होंगे, क्लीवेज होंगे। क्लीवेज स्पेशल माइटोसिस डिवीजन होते हैं जो जाइगोट के अंदर होते हैं, जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने में हेल्प करते हैं। तो जाइगोट में जो होने वाले ये डिवीजन है, ये स्पेशल माइटोसिस डिवीजन क्यों है? क्योंकि ये सिंपल माइटोसिस डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, उसमें एक से जब दो सेल्स बनती हैं तो जो दो नई सेल्स बनती हैं उनका जो साइज होता है वो मदर सेल के समान ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जाइगोट से जब एक से दो सेल्स बनेंगी तो वो दो सेल्स का जो साइज होगा वो आधा हो जाएगा अपने पेरेंट यानी कि जाइगोट। तो जब जाइगोट से दो सेल्स बनेगी तो जो दो नई सेल्स होंगी वो जाइगोट से आधी साइज की होंगी, यानी कि उनका साइज कम होगा। और जब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल्स बनेंगी तो हर बार सेल का नंबर तो बढ़ेगा लेकिन सेल का साइज छोटा होता जाएगा। तो इसलिए स्पेशल माइटोसिस डिवीजन होते हैं। और इन स्पेशल माइटोसिस डिवीजन जिन्हें हम विदलन यानी कि क्लीवेज बोलते हैं, क्लीवेज के परिणाम स्वरूप पहले एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे हम मोरुला बोलते हैं। मोरुला से आगे जाकर ब्लास्टुला डेवलप होता है। ह्यूमंस में जो ब्लास्टुला होता है एक सिस्ट के रूप में होता है और इसलिए इसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट, और उसका निर्माण होगा और अब वो गर्भाशय की भित्ति यानी कि यूट्रस में अब वो चिपक जाएगा। इसको हम रोपण बोलते हैं यानी कि इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद अब भ्रूणीय परिवर्धन होगा, यानी कि अब इम्प्लांटेशन होने के बाद मदर और यूट्रस के बीच में टिश्यू डेवलप होगा, मदर और बेबी के बीच में, और एक टिश्यू डेवलप होता है जिसको हम प्लासेंटा अपरा बोलते हैं और इससे न्यूट्रिशन मिलता है बच्चों को। और अब वो जो डेवलपमेंट होगा शिशु का वो मदर की बॉडी के अंदर होगा और यूट्रस में उसका डेवलपमेंट होता है। और अलग अलग जंतुओं में जो समय होता है वो अलग अलग होता है। ह्यूमंस में 9 मंथ होता है लगभग। तो वो भ्रूणीय परिवर्धन गर्भ विधि यानी गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। इसके बाद जब गेस्टेशन पीरियड पूर्ण हो जाता है, शिशु का विकास पूरा हो चुका होता है, तब प्रसव होता है यानी कि शिशु का जन्म होता है, इसे हम पार्चुरेशन बोलते हैं। और पार्चुरेशन के बाद जो शिशु होता है अब उसका पोषण किया जाता है। पोषण के लिए और प्रारंभिक देखभाल के लिए मदर में विशेष ग्लैंड्स के द्वारा दूध उत्पन्न किया जाता है, लैक्टेशन बोलते हैं हम इसको। और उस दूध की सहायता से मदर बच्चे को न्यूट्रिशन पोषण प्रदान करती है। और जो प्रारंभिक मिल्क मदर प्रोड्यूस करती है उसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और कोलेस्ट्रम जो होता है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है और उसमें वेरियस एंटीबॉडीज होती है, विशेष रूप से IgA, जो बच्चे को इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण मदर से निकल कर पहुँचती है और वो उसकी विभिन्न रोगों से रक्षा करती है, विभिन्न जीवाणुओं से, विभिन्न रोगों से उसकी रक्षा करती हैं। तो लास्ट स्टेप में शिशु का पोषण होगा और प्रारंभिक देखभाल होगी, जिसमें फीडिंग और न्यूट्रिशन बोलते हैं। मनुष्य में रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम मनुष्य के जनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य जो है वो लैंगिक द्विरूपता यानी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म स्पष्ट शो करता है, प्रदर्शित करता है, क्योंकि उसमें अनेक प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि प्राथमिक और सेकेंडरी यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। कि जो कैरेक्टर्स या जो लक्षण जन्म से उपस्थित होते हैं नर और मादा दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में जो जन्म से उपस्थित होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक लक्षण, जैसे बाह्य जनन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। और द्वितीयक लैंगिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो किशोरावस्था के बाद, प्यूबर्टी के बाद उत्पन्न होने स्टार्ट होते हैं, जैसे नर में दाढ़ी और मूंछ का आना और मादा में स्तन ग्रंथियों का विकास होना। तो जो लक्षण जन्म से उपस्थित हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक लैंगिक लक्षण। और जो प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होते हैं डेवलप होना वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। लेकिन किशोरावस्था प्यूबर्टी है क्या? लैंगिक परिपक्वता की आयु, यानी कि जब कोई नर और मादा यानी मेल और फीमेल इंडिविजुअल लैंगिक परिपक्वता अचीव करता है
उस अवस्था को हम बोलते हैं किशोरावस्था यानी कि प्यूबर्टी, या जब द्वितीयक लक्षण उत्पन्न होने स्टार्ट हो जाते हैं तब हम उस एज को बोलते हैं प्यूबर्टी यानी कि किशोरावस्था। नर में प्यूबर्टी की आयु 12 से 15 वर्ष होती है, जबकि मादा में प्यूबर्टी की आयु 11 से 14 वर्ष होती है। अब जब प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी में मेल और फीमेल दोनों में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। जो मेन परिवर्तन है, मेल में परिवर्तन, फिर फीमेल में रहेंगे। सबसे पहले मेल की जो आवाज होती है वो भारी होने लगती है और उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। तो पहला लक्षण जो प्यूबर्टी में मेल चाइल्ड में दिखाई देना स्टार्ट होता है वो है पहला कि आवाज भारी होने लगती है मेल की और लंबाई में वृद्धि हो जाती है। दूसरा, बोन्स यानी कि अस्थियां और मसल्स यानी कि मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं और कंधे चौड़े होने लगते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि मांसपेशियां और अस्थियां यानी कि मसल्स और बोन्स मजबूत होने लगती हैं और कंधे मेल के चौड़े होने लगते हैं। थर्ड वन, दाढ़ी और मूंछ निकल आती हैं और शरीर पर बाल उगने लगते हैं। फोर्थ वन, मैथुन अंग शिश्न और वृषण कोश सुविकसित होने लगते हैं। और फिफ्थ वन इज शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन प्रारंभ हो जाता है। और ये सभी चेंजेस जो हार्मोन होता है, मेन हार्मोन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, उसके द्वारा मेनली कंट्रोल होते हैं। अब आई बात महिलाओं में यानी कि गर्ल्स में जो चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में, सबसे पहले जो बाह्य जनन अंग है और स्तनों का विकास प्रारंभ हो जाता है गर्ल्स में। नंबर 2, श्रेणी मेखला यानी कि पेल्विक गिडल। ये जो गिडल होती है ये पेल्विक गिडल होती है और जो यहाँ होती है वो पेक्टोरल गिडल होती है। जहाँ पर ये बोन आर्म्स मिलती हैं उन्हें हम गिडल बोलते हैं। तो ये पेल्विक गिडल होती है और ये पेक्टोरल गिडल। तो पेल्विक गिडल चौड़ी होकर फैलने लगती है। ऋतुस्राव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो जाता है और अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन भी प्रारंभ हो जाता है। फोर्थ वन, चेहरे, जांघों और नितंबों पर वसा का डिपोजिशन होता है, वसा इकट्ठी होने लगती है। पांचवा, उनकी आवाज तीव्र और मधुर हो जाती है और कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। और सिक्स्थ वन, कक्षीय और जघन बालों का उगना होता है और कक्षीय और जघन बाल उगने लगते हैं। अब हम मनुष्य में जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य में दो प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं, नर और मादा दोनों में ही, प्राथमिक और द्वितीयक यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। वे ऑर्गन्स जो गैमीट्स उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, यानी कि जो गैमीट्स का निर्माण करते हैं, युग्मकों का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक जनन अंग। जबकि जो गैमीट्स का निर्माण तो नहीं करते हैं लेकिन गैमीट के ट्रांसफर में, स्थानांतरण में हेल्प करते हैं, यानी कि जो दो गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे उनको एक साथ पहुंचाने के लिए हेल्प करते हैं, क्या कहलाते हैं? द्वितीयक या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। यानी कि जो गैमीट्स बनाने वाले होंगे, युग्मक बनाने वाले होंगे, वो प्राथमिक, और जो उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, स्थानांतरण में हेल्प करते हैं, क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी। इसमें एग्जाम्पल है टेस्टीज यानी कि वृषण इन मेल्स, मेल्स में टेस्टीज, और ओवरीज इन फीमेल्स, मादा में अंडाशय और टेस्टीज मेल्स में। और जो गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं एनिमल्स में, हम उनको गॉनेड्स भी कहते हैं। तो गॉनेड्स क्या होते हैं? एनिमल्स में युग्मक बनाने वाली संरचनाएं, अंग, जो अंग युग्मक बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं, वो हम उन्हें क्या बोलते हैं? गॉनेड्स। तो प्राथमिक जनन अंग कौन से? जो गैमीट्स बनाते हैं, जैसे टेस्टिस इन मेल और ओवरीज इन फीमेल्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में मेल में एपिडिडाइमिस, और यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, इन फीमेल्स, एटसेट्रा। तो ये एग्जांपल है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब जनन अंगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स कैसे होता है? इंट्रा यूटेराइन लाइफ, IUL का मतलब क्या है?
इंट्रा यूटेराइन लाइफ, इंट्रा माने अंदर, यूटेराइन मतलब यूट्रस और लाइफ जीवन, यानी कि जब बेबी मदर के गर्भाशय यूट्रस के अंदर होता है उस लाइफ को हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन लाइफ, यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर। तो जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस लाइफ को हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन लाइफ। तो इंट्रा यूटेराइन जो यूटेराइन लाइफ है उसमें जब बेबी का डेवलपमेंट चल रहा होता है तो जब 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो मेसोडर्म से एब्डोमिनल कैविटी में या एब्डोमेन में जनन अंगों का विकास होता है मेसोडर्म से। तो लेयर कौन सी यूज होती है? मेसोडर्म। कहाँ बनते हैं? एब्डोमेन में। ये एब्डोमेन कैविटी होती है, पूरी जो हमारी कैविटी है क्या कहलाती है? सीलोम कहलाती है, बॉडी कैविटी कहलाती है, देह गुहा कहलाती है। तो देह गुहा की डेफिनेशन क्या होती है कि बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि देह भित्ति, ये जो देह हमारी बॉडी की भित्ति है, देह भित्ति और आहार नाल के बीच में जो खाली स्पेस होता है, अगर ये दोनों बॉडी कैविटी है हमारी, एक बॉडी वाले एक इधर की, एक पीछे की, एक आगे की, और बीच में हमारे एलिमेंट्री कैनाल जा रही है, तो इनके बीच का जो खाली स्पेस होता है ये सीलोम कहलाता है, देह गुहा कहलाता है। सीलोम जो होती है मैमल्स में, हमारे में जो बेसिकली एक मस्कुलर स्ट्रक्चर से 2 भागों में बटा होता है जिसका नाम होता है डायफ्राम। डायफ्राम। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये कहलाता है थोरोसिक कैविटी जिसमें लंग्स होते हैं, और नीचे वाला कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमेन जिसमें नीचे बाकी विसरल ऑर्गन यानी कि अंदर वाले अंग उपस्थित होते हैं। तो जो ये सीलोमिक कैविटी है उसके जो नीचे वाला पार्ट ये एब्डोमेन है, इसमें डेवलप होते हैं। इंट्रायूटेराइन लाइफ में जो जनन अंग होते हैं वो किससे बनते हैं? मेसोडर्म से। कहाँ बनते हैं? एब्डोमेन में। ओवरीज एब्डोमेन में ही रहती हैं, लेकिन मेल में जो टेस्टीज होते हैं, वृषण होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से स्क्रोटम यानी कि जो एक वृषण कोश होता है उस वृषण कोश के अंदर चली जाती हैं और वहीं जाकर सेटल हो जाती है। लेकिन ओवरीज जो होती है एब्डोमेन में रहती है, लेकिन टेस्टीज जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव के कारण कहाँ पहुंच जाती है? वृषण कोश में यानी कि स्क्रोटम में। अब हम नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मेल में जो नर के अंदर जनन तंत्र होता है वो पेल्विक रीजन में होता है, श्रेणी क्षेत्र में होता है, और उसके अंदर 4 तरह की संरचनाएं हमें पढ़नी होती है। प्राथमिक जनन अंग यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सहायक नलिकाएं यानी कि एसेसरी डक्ट्स, बाह्य जननेंद्रिय अर्थात शिश्न, एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस, और चौथा सहायक ग्रंथि यानी कि एसेसरी ग्लैंड्स। इन सभी पार्ट्स के अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं और उसके हिसाब से ही हम इसको हर पार्ट के कार्य के हिसाब से हम पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले प्राथमिक जनन अंग यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, वे ऑर्गन्स जो गैमीट्स बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं। मेल में एक जोड़ी टेस्टिस, जो उसका प्लूरल है वो TES होता है, सिंगुलर TES होता है। एक जोड़ी टेस्टिस जिसे वृषण बोलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो बॉडी के बाहर एक सैक में प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं जिसको। स्क्रोटम के अंदर इसलिए प्रेजेंट होते हैं कि वहाँ पर उसका जो टेम्परेचर होता है 2 से 3 डिग्री के आसपास कम रहता है, और कम रहने से जो बॉडी के अंदर के टेम्परेचर से कम होने से स्पर्मेटोजेनेसिस आसान हो जाती है, क्योंकि उसी टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। तो एक जोड़ी टेस्टिस यानी कि वृषण जो नर युग्मक यानी कि स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म्स यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, शॉर्ट में बोलते हैं स्पर्म, और हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। तो इनका काम है शुक्राणुओं का निर्माण करना, स्पर्म्स का फॉर्मेशन है। सेकंड है सहायक नलिकाएं, एसेसरी डक्ट। एसेसरी मतलब सहायक, जो सहायता करती है, यानी कि ये गैमीट्स नहीं बना रही है लेकिन इन गैमीट्स के ट्रांसफर में बेसिकली हेल्प करती हैं। तो जो वृषण में बने नर युग्मकों को शरीर से बाहर तक ले जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, वो क्या कहलाती हैं? एसेसरी डक्ट्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल है वृषण जालक यानी कि रेटिटेस्टिस, अपवाहक नलिकाएं यानी कि वास एफरेंशिया, अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहक यानी कि वास डिफरेंस, स्क्लन नलिका यानी कि एजैकुलेटरी डक्ट, मूत्र नलिका यानी कि चिरित्रा आदि। इसके बाद है बाह्य जनन इंद्रिय अर्थात शिशन, एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी कि पेनिस। ये मैथुन अंग होता है, यानी कि जो
शुक्राणुओं के मादा के जनन पथ तक ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, यानी कि जो मेल के बॉडी से फीमेल की बॉडी के अंदर गैमीट्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, यूज होता है, वो क्या कहलाता है, पेनिस और शिशन कहलाता है। फोर्थ वन इज सहायक ग्रंथियां यानी कि एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स का मतलब क्या है, ये युग्मकों के पोषण में और स्थानांतरण में हेल्प करते हैं, यानी कि ये इनको न्यूट्रीट करेंगी, उनको न्यूट्रिशन देंगे और साथ में उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। बेसिकली 3 होती हैं, शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। अब हमने इन सब के बारे में पढ़ा, अब इन सब पार्ट्स के अलग अलग कार्य के बारे में पढ़ेंगे। अब पहला है टेस्टिस यानी कि वृषण। ये मेन अभी हमने पढ़ा क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और इसका काम क्या होगा, एक तो नर युग्मक यानी कि स्पर्म्स यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण करना, प्लस लिंग हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का भी निर्माण करना है। कभी कभी बोर्ड्स में भी ये पूछ लेते हैं कि इसके 2 कार्य बताओ, तो 2 कार्य क्या हो गए, एक तो मेल गैमेट यानी कि नर युग्मक स्पर्म्स यानी कि स्पर्मेटोजोआ यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण करना, और लिंग हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। दूसरा वासा इफ्रेंशिया, जो वृषण जालक है, जो वृषण जालक कौन सा था, रेटिटेस्टिस। तो रेटिटेस्टिस से लेकर नर युग्मकों को अधिवृषण यानी कि अधिवृषण कौन सा था हमारा, एपिडिडाइमिस। तो इसका काम क्या है, वास इफ्रेंशिया काम है कि वृषण जालक से नर युग्मकों को अधिवाषण यानी अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमिस तक ट्रांसफर करना, वहां तक इसको पहुंचाना। थर्ड वन इज एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण। तो यहां पर इसका ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछ लिया जाता है कभी कभी कि एपिडिडाइमिस का मेन काम क्या है। तो इसका मेन काम क्या है कि यहाँ पर युग्मक परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, यानी कि युग्मकों का परिपक्वन होता है यहाँ पर, और कुछ समय तक ये संग्रह भी रहते हैं, कुछ समय तक स्टोर रहते हैं, और ये 1 महीने तक स्टोर रह सकते हैं, लेकिन वैसे कुछ समय के लिए रहते हैं, लेकिन 1 महीने तक स्टोर रह सकते हैं। तो इसका 2 काम है क्या, एक तो सबसे पहले युग्मक का परिपक्व करना होता है, यानी कि युग्मक को परिपक्व करते हैं, मैच्योर करते हैं यहाँ पर, यानी कि अब वो पूछ लेगा आपसे कि युग्मकों का मैच्योरेशन कहाँ होता है, परिपक्वन कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस में। और इसके अलावा इसका दूसरा काम क्या है कि ये कुछ समय तक इसको स्टोर भी करता है, किसको, मेल गैमेट्स को। इसके बाद है शुक्रवाहक यानी कि वास डिफरेंस। अब इसका काम क्या है कि आगे की तरफ शुक्राणुओं का परिवहन करना, वासा इफ्रेंशिया से लेकर आगे की तरफ ट्रांसफर करना। स्क्लेरोनलिका यानी कि एजाकुलेटरी डक्ट, युग्मकों का शुक्रवाहिनी से मूत्र वाहिनियों तक लेके जाना है, यानी कि इसका जो काम है शुक्रवाहिनी से यहां से लेकर और मूत्र वाहिनी यानी कि यूरेथ्रा तक लेके जाना। जनन मूत्र वाहिनी, अब इसका 2 काम है, एक क्योंकि ये कॉमन पाथ होता है किसके, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के और एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जी तंत्र का, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जनन तंत्र का एक कॉमन पाथ होता है। इसीलिए ये वीर्य यानी कि सीमन और मूत्र यानी कि यूरिन दोनों को लेकर जाता है। तो इसका काम क्या होगा, सीमन को भी लेके जाना, वीर्य को भी लेके जाना, और मूत्र यानी कि यूरिन को भी लेकर जाना। इसके बाद ग्रंथियां, हमने 3 ग्रंथि के बारे में पढ़ा, कौन कौन से, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। इन तीनों ग्लैंड्स का जो काम होता है, बेसिकली ये एक बेसिक यानी कि क्षारीय टाइप के द्रव उत्पन्न करती हैं सभी, और उनका जो काम होता है उन द्रवों का कि वो जो वीर्य है यानी कि सीमन है, सीमन वास्तव में है क्या, शुक्राणु यानी कि स्पर्म प्लस इन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है, स्राव होता है, उन सबको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। तो जो सीमन है यानी कि वीर्य है, उसका जो द्रव भाग होता है उसका निर्माण कौन करता है, यही सब ग्लैंड करती है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। और इनका मेन काम क्या, द्रव बनाना, साथ में स्नेहक की तरह भी काम करना, जिससे वो जो स्पर्म होते हैं वो एक सस्पेंडेड मैटर में सस्पेंड रहते हैं, जिससे वो उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। और शिशन यानी कि पेनिस, यानी कि पेनिस जो होता है मैथुन अंग होता है। मैथुन अंग का मतलब क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कॉपुलेटरी ऑर्गन से मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गन जो मेल से गैमीट्स को, मेल गैमीट्स को फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करता है, वो क्या कहलाता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन कहलाता है। तो पेनिस जो है ह्यूमंस में कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मैथुन अंग है, और इसका काम क्या होता है, मेल के गैमीट्स को फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करना। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी ये आउटलाइन है, जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें 4 तरह के ऑर्गन्स आपने पढ़े, प्राथमिक जननांग, सहायक नलिकाएं, बाह्य जननेंद्र शिशुनि, सहायक ग्रंथियां। इसका काम होता है गैमीट्स का फॉर्मेशन करना, मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करना। इनका काम होता है गैमीट्स बनाना नहीं होता, गैमीट्स को
ट्रांसफर करना होता है। ट्रांसफर करने के लिए ये मेल यानी कि जहां बनते हैं मेल गैमेट वहां से इसको आगे तक लेकर जाते हैं। शिशन का काम क्या होता है? शुक्राणुओं के मादा जनन तक या मादा जनन सिस्टम में पहुंचाना, ट्रांसफर करना। और सहायक नलिकाएं जो होती हैं ये इनके पोषण में और स्थानांतरण में सहायता करती है। किसके? मेल गैमेट्स के। टेस्टिस मेल पार्ट है जो गैमेट्स बनाएगा और हार्मोन बनाएगा, मेल हार्मोन। वास डिफरेंशिया वषण जानक से युग्मकों को अधिवषण तक लेके जाती है। एपिडर्मिस में विशेष बात क्या है कि युग्मकों का परिपक्व होता है और कुछ समय तक संग्रह होता है। वास डिफरेंस में शुक्रवाहक में शुक्राणुओं का परिवहन होगा आगे की तरफ। स्क्लेरनली का एजैकुलेटरी डक्ट में मूत्रवाहिनी तक लेके जाने का काम होता है। मूत्रवाहिनी दो चीज लेके जाएगी, यूरिया भी और मूत्र भी। ग्रंथियां इसका द्रव भाग बनाती है, स्नेहक का काम करती है। और शिशन यानी कि पेनिस यानी कि मैथुना। बच्चों आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।